नमस्कार फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सेट किए हैं दोस्तों, एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, जिसका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं, ताकि अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रह जाए, जिससे अगर क्वेश्चन इसके अंदर से आता है या इससे रिलेटेड आता है तो आप उसका आंसर जरूर देके आएंगे। एंड फ्री क्लासेस दोस्तों चल रही हैं ऑलरेडी, हम लोगों ने 3 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट में हम लोगों ने सेल्फ स्टडी प्लान डिस्कस किया था, एंड बाकी की जो वीडियो है उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल का जो बैरेक्ट का इंडेक्स है उसको एनालिसिस किया है। उसकी अभी एक वीडियो और आनी है दोस्तों, तो वो भी अपलोड हो जाएगी जल्द से जल्द। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपके साथ कुछ बातें और शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, कि आज मैं आप लोगों को होमवर्क भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आप उसको जरूर करना। एंड दोस्तों बिलीव मी दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का एग्जाम मिलकर दोस्तों क्रैक करेंगे इस बार। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक होकर रहेगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो मित्रों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो पहला आज का अध्याय है उसको। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं पहले हमारे सामने क्या आता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं दोस्तों, 3 से 4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। उसके बाद हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जब भी हमें पढ़ना होगा, हाँ, उससे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेस पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर आपका बेस क्लियर होगा तो उस बेस के ऊपर ही आप आगे के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली व्हिच वाज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसका चुनाव प्रति विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था। यानी कहने का क्या मतलब, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था उसको सबसे पहले यहां पे देखिए पॉइंट देखना, कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो ड्राफ्ट था उसको किसने प्रिपेयर किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने प्रिपेयर किया था। ठीक, संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? संविधान सभा ने तैयार किया था। ठीक, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। और विच वॉज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविजनल असेंबली, जिसको इलेक्ट किसने किया था? जो इलेक्टेड मेंबर थे असेंबली के, उनके द्वारा। ठीक, तो इस चीज को याद रखना, ये 2 पॉइंट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम ऐसा ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, द असेंबली मिड इन सेशन ओपन टू द पब्लिक फॉर 166 डेज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 11 months 18 डेज बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अपनाने से पहले सभा की बैठक आम जनता के लिए खुली रही तथा यह 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अवधि में 166 दिन तक चली। और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इस चीज को याद रखना। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट का, कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स करंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल 22 parts containing 448 articles, 12 schedule, 5 amendments. It is the longest written constitution of the world. तो संविधान के वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना, एक तो प्रस्तावना हमारा प्रेम्बल है, दूसरा 22 भागों में इसको बांटा गया, तीसरा 448 आर्टिकल अनुच्छेद है, एंड 12 अनुसूची यानी शेड्यूल हैं, 5 परिशिष्ट शामिल हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। एंड एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अभी यहाँ पे काफी सारे लोगों के बीच में डिबेट होगी कि यहाँ पे पार्ट 22 लिखे हैं, कहीं पे 25 मेंशन है, तो इस चीज को भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन की तरफ। ओके, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो जो आंसर लिखा है उसको आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, बट हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर। तो इसको समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर का क्या मतलब है? क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च शक्ति का स्रोत माना जाता है? ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। अब आपसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दे देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे कई सारी चीजें आपको ऑप्शन दे देगा, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान ही चूज करना। क्यों? क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर माना जाता है। सभी लॉज, अथॉरिटी और राइट्स इसी के अनुसार बनते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और सभी को इसका पालन करना ही होता है। एक चीज याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुपीरियर रहेगा। अगर कभी किसी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी या जो भी आपके न्यू लॉज आए हैं ना, उनका कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपर माना जाएगा। ओके, इस चीज को आप लोग याद रखना। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने का, डेडिकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या करा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू, भारतीय संविधान किसके प्रति समर्पित है? द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता के प्रति। तो इसका अगर हम मतलब कहने क्या मतलब है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर माना जाता है। इस चीज को आप सभी लोग जानते ही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है जिसमें लिखा है
वी द पीपल ऑफ इंडिया के साथ शुरू होता है। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, जो ये दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद लोगों के हित में है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, हम लोगों के लिए बनाया गया है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, हम लोगों के लिए बनाया गया, पीपल ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया। तो इस चीज को याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान किसके प्रति समर्पित है? भारत की जनता के प्रति, पीपल ऑफ इंडिया के प्रति। ओके, तो इस चीज को याद रखना। ये कहां पे लिखा है? ये प्रियम्बल में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओरिजिनल आर्टिकल एंड शेड्यूल। अब देखो यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। ओके, मुझे मालूम था, मैं इस क्वेश्चन का बहुत वेट कर रहा था जिसमें हमारा कहा गया कि ओरिजिनल आर्टिकल एंड शेड्यूल। अब यहां पे देख लेना, यहां पे यहां पे मैंने एक लाइन लिख ली है, ओरिजिनल आर्टिकल एंड शेड्यूल। ओके, याद रखना। एंड यहां पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। द नंबर ऑफ आर्टिकल एंड शेड्यूल इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, इस वॉज को पकड़ लो, ठीक, और थी, वॉज और थी। अब इस चीज में देखना, मैंने ऊपर आपको क्या बताया, जरा देखें। ऊपर मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया भाई, इतने इतने पार्ट होते हैं, इतने इतने होते हैं, बट यहाँ मैंने क्या लिख रखा है देखो कि भाई ये, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उस समय इसमें कितने आर्टिकल, अनुच्छेद, तो कितने शेड्यूल, अनुसूचित थी तब के समय में जब ये बना था। ओके, ना कि आज के समय में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। ठीक, आज के समय में इसकी संख्या बढ़ गई है। ओके, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, जो आज के टाइम में बढ़ चुके हैं, जिसमें 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स में जिसको डिवाइड किया जा चुका है। अब इसके बाद जो एक स्लाइड आ रही है वो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा उसका आंसर अलग तरह से लिखा है। अब यहाँ पे मैंने 22 पार्ट्स में बार बार बताता हूँ, बट मैं यहाँ पे 25 लिख के लाया हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए कई बार आप लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि यार 25, मैंने कहीं पे सर्च किया तो मुझे 25 दिखाया जा रहा। तो देखो 22 पार्ट्स आपके हैं, बट वो जो 25 जो लोग बताते हैं उसमें दोस्तों होता है क्या कि जो आपका पार्ट 4A हो जाएगा, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो 4 एक पार्ट होता है उसका ही सब पार्ट कौन सा होता है? 4 है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसा ही 9A, 9B, 15 है। तो इस तरह से जो भी आपके जो सब पार्ट होते हैं वो उनको ऐड करके दोस्तों आपको 25 पार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को याद रखना। बट मैंने यहाँ पे आपको बताया कितने, 22 पार्ट्स। आपको कितने में याद रखना? 22 पार्ट्स। ओके, नाउ सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? बताइए कौन है? मैं आपको ऐसा ही ऑप्शन दे रहा हूं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि सुप्रीम कौन है, सर्वोच्च कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, कोई भी लॉ या अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिससे सब लॉ बनाए जाते हैं। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखना। ओके, आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसके रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? सो इसका आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। अब इसको अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, देखो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया था। ठीक, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए उन्हें जो आर्किटेक्ट कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार किस योजना में था? कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना में। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। देखो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिया गया था, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का आइडिया जो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू आया था। इस चीज को आप लोग याद रखना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन, टेरार्की वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत में देवदास शासन किसने स्थापित किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। ओके, अब दोस्तों इसमें हुआ क्या था दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब 1999 में आया था तो इसने क्या किया था, डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें पावर जो थी ब्रिटिश और इंडियन मिनिस्टर के बीच में डिवाइड होती थी, डिवाइड कर दी गई थी। डायरेक्टरी का मतलब है कि पावर को दो अथॉरिटीज के बीच में बांटना, जो 1990 एक्ट के जरिए शुरू की गई थी। ओके, दो बीच में पावर को दो अथॉरिटियों के बीच में बांट दिया गया था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो उनके मिनिस्टर थे इंडिया के, एंड दूसरा ब्रिटिश। ओके, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। ट्रांसफर ऑफ पावर एंड पार्टीशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण और देश के विभाजन से संबंधित है? द माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना।
तो देखो इसके बारे में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं दोस्तों, तो माउंटबेटन प्लान ने इंडिया का पार्टीशन और ब्रिटिश से पावर ट्रांसफर किया। इस प्लान के बाद इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग देश बने। यस दोस्तों, आप लोगों ने सही से जो माउंटबेटन प्लान के जरिए ही इंडिया का पार्टीशन और पावर ट्रांसफर किया गया था। इस चीज को आप लोग याद रखना। ओके, अब आप लोग सोचते होंगे इसका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से क्या संबंध है। तो दोस्तों संबंध बहुत जरूरी है, आप बस पढ़िए दोस्तों, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारी तरफ आता है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। आंसर है 9 दिसंबर, उत्तर है 9 दिसंबर। अब देखो पिछली बार जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का एग्जाम आया था उसमें क्या हुआ था दोस्तों, हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं गाइस कि हमारा जो क्वेश्चन आएंगे वो बैरक से संबंधित आएंगे। क्या होगा भाई, आर्टिकल्स पूछ लेगा, चैप्टर्स पूछ लेगा, पार्ट्स पूछ लेगा, बट पिछली बार थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ गए थे अंदर से। तो इसलिए हमें इस बार उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। जिन लोगों का ये सेकंड अटेम्प्ट होगा, जिन लोगों ने A18 का एग्जाम दिया होगा, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होगा। अगर आप लोगों ने दिया है आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग बता देना, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए, उनको भी यकीन हो जाए कि ये सच बात है। तो ये जो फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी इसके बारे में बात हो रही, कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। इसके बारे में हम क्या ही एक्सप्लेन करें, आपको समझ भी आ गया होगा। फर्स्ट मीटिंग प्रेसिडेंट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मीटिंग हेल्ड ऑन 9/12/1946 वॉज प्रेसिडेंट ओवर बाई, यानी यहाँ पे जो 9/12/46 लिखा तो इसका मतलब यही है कि 9 दिसंबर 1946, ठीक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है श्री S.N. सिन्हा। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए डिस्कशन शुरू हुआ था। श्री S.N. सिन्हा ने पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग को प्रेसिडाइड किया था एंड ये टेम्परेरी अरेंजमेंट था। ओके, याद रखना S.N. सिन्हा ने पहली मीटिंग को टेम्परेरी प्रेसिडाइड किया था। ओके, अब इन्होंने टेम्परेरी क्या था तो परमानेंट कौन थे, तो उनकी बात भी हम लोग कर लेंगे। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, याद रखना, जिसमें आपके जिनके चेयरमैन आपके कौन से, B.R. अम्बेडकर जी थे। ओके, इस चीज को याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे। तो अभी हमने ऊपर बताया टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, जो कि मैंने आपको बताया, सचिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन बनना जब उनको बनाया गया तब उसके बाद जब तक परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो जाता था, इलेक्ट नहीं हो जाता, तब तक उन्होंने काम किया था। इसके बाद चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे, देखिए उसी के बाद इससे पहले वो थे, अब उनके बाद जब परमानेंट की बात आई तो कौन हमारे थे परमानेंट, हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, एंड परमानेंट चेयरमैन चुना गया था। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 16, लॉ डे, विच डे इज ऑब्जर्व एज अ लॉ डे, कौन सा दिन भाई कानूनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नवंबर की डेट आप सभी को दोस्तों याद होगी, एंड आप सभी लॉयर्स को, एडवोकेट्स को, फ्यूचर एडवोकेट्स को, लॉ स्टूडेंट को पता भी होनी चाहिए, क्योंकि हर साल हम 26 नवंबर को लॉ डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। आप सभी को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए इस दिन को हम लोग लॉ डे कहते हैं, लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। कई लोग इसको एडवोकेट डे के रूप में भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, कई लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी बताते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है दोस्तों, उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में घोषित किया गया। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, कंप्लीटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग। तो द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर ऑन, संविधान बनाने का कार्य कब समाप्त हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ओके, 26 नवंबर 1949, एंड यही डेट है जिसमें हम लोग लॉ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम पूरा हो गया था। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन को जो 26 नवंबर 1949 को फाइनलाइज किया गया था। इस चीज़ को याद रखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन विच अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग डेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट, भारत का संविधान किस दिन से प्रभावी हुआ। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग किस रूप में बनाते हैं बताइए, गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम लोग इस चीज़ को मनाते हैं। 26 जनवरी को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, लागू हुआ था, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान किसने अपनाया था, तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इस बात को आप लोग याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, सॉवर्जिनिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सॉवर्जिनिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू, संविधान के तहत संप्रभुता किसे प्राप्त है, द पीपल, जनता को।
अब इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया में सोवर्निटी का मतलब है पावर लोगों के पास है। इंडिया में लोग सबसे बड़ी पावर हैं, उनके द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, आज जो हमारे इलेक्शन होते हैं उससे संबंधित आप इसको समझ सकते हैं। खैर, इतना डीपली हम लोग नहीं जाते हैं। 21 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन आर्टिस्ट, विच इंडियन आर्टिस्ट डेकोरेटेड द हैंड रिटन कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो इस क्वेश्चन को आपको जानना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने इनका नाम बिल्कुल ही भुला दिया है। हमें इनको सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भारतीय कलाकार, आपसे पूछा जाए कि भारतीय कला जिन्होंने संविधान की हस्तलिखित प्रति को सजाया था वे कौन थे? नंदलाल बोस। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदलाल बोस जी ने जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को डेकोरेट किया था, ये एक यूनिक आर्टिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। ओके, नंदलाल बोस ने कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन कॉपीज को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था। इनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। अगर आप कभी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी गूगल पे डाल के देखना दोस्तों, आप समझ जाएंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। लॉयर पैराडाइज, अब इसके बारे में क्या देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज अ लॉयर पैराडाइज। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन वकीलों का स्वर्ग के रूप में वर्णित किया गया? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में कई लॉ और प्रिंसिपल हैं, इसलिए इसे लॉयर पैराडाइज कहा जाता है। इस चीज को याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज्यादा लॉ है कि लॉयर के लिए ये पैराडाइज जैसा होता है। ठीक। सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंडिया वी फॉलो, भारत में हम किस प्रणाली का पालन करते हैं? एडवर्सरी सिस्टम ऑफ जस्टिस, विरोध प्रणाली न्यायालय को। ओके, तो इसका क्या मतलब आप लोग कहना चाह रहे हैं? तो देखो, एडवर्सरी सिस्टम का मतलब होता है जब दो पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, अपने आर्गुमेंट और एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करते हैं, तो जज ये जरूर, जज या ज्यूरी, जो भी जज जो हमारे होते हैं, दोनों तरफों को सुनते हैं। ठीक, डिसीजन लेने से पहले वो दोनों तरफ को सुन कर डिसीजन देते हैं। ये सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है। वैसे कई जगह क्या फॉलो होता है एक दोस्तों, एक सिस्टम और होता है जिसमें भाई जो आपने कंप्लेंट की उसमें हो जाता है। इसमें क्या होता है, जज साहब जो हमारे होते हैं क्या करते हैं कि हम दोनों पार्टीज को सुनेंगे, दोनों को बोलने का मौका देंगे और फिर हम अपने निर्णय तक पहुंचेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्सरी सिस्टम भी कहते हैं। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं फेडरल एंड यूनिटरी नेचर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? देखो, पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी। अगर आपसे पूछे भाई कि भारत का संविधान क्या आंशिक रूप से संघीय और आंशिक रूप से एकमत है, तो दोस्तों ये दोनों है दोस्तों। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स फेडरल हैं, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर और स्टेट, और कुछ फीचर जो यूनिटरी हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे जरूरत पड़ने पर स्टेट के मैटर में सेंट्रल इंटरफेरेंस हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद बढ़ते हैं प्रोफेसर केसी वेयर डिस्क्रिप्शन। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर रेदर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडियरी यूनिटरी फीचर। भारतीय संविधान एकात्मक राज्य प्रदान करता है जिसमें उपयुक्त संघीय विशेषताएं बजाय संघीय राज्य के जिसमें उपयुक्त एकात्मक विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने ये चीज कही थी? प्रोफेसर केसी वेयर ने। ओके, तो इस चीज को याद रखना दोस्तों। जो हमारे प्रोफेसर केसी वेयर हैं कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सिस्टम के साथ फेडरल एलिमेंट को अकोमोडेट करता है, ज्यादा पावर सेंटर के पास होती है और फेडरल फीचर सब्सिडियरी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारतीय संविधान एक संघ जिसमें मजबूत केंद्रीय प्रवृत्ति है? तो सर आइवर जेनिंग ने कहा था ये चीज। इस चीज को आप लोग याद रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संघीय संविधान की मूल विशेषता क्या है? तो रिटर्न एंड प्रोवाइड फॉर सेपरेशन ऑफ पावर, लिखा हुआ और शक्ति का पृथक्करण प्रदान करता है। इस चीज को आपको समझना होगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है और पावर को प्रॉपर सेपरेशन होता है बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ओके, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को निर्धारित करता है? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण। ओके, तो क्या होता है? फेडरल कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच। फेडरलिज्म तभी काम करता है जब दोनों लेवल सेंटर और स्टेट अपनी अलग अलग पावर को यूज करते हैं। ओके, नाउ अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या कह रहा है? फेडरल सिस्टम गार्जियन बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? जुडिशरी, न्यायपालिका। सेम यही क्वेश्चन 230 वाला भी, तो अगर हम लोग इसको देख सकते हैं तो आप लोग जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशरी क्या करता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, और अगर सेंटर और स्टेट के बीच किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी उसको रिसॉल्व करती है। जुडिशरी इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। ओके,
गार्जियन वाला, तो ये हमारा हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत को लोकतांत्रिक राज्य गणराज्य क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग कहते नहीं है कि हमारा जो इंडिया है हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री, तो क्यों कहा जाता है इसको? स्टेट हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल। राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि कंट्री में लोगों के द्वारा चुना गया लीडर होता है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इलेक्ट होता है, इस चीज़ सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट, इससे हम लोग सीएम को हम लोग अपने इलेक्टेड एमएलएज एमपीज को इलेक्ट करके भेजते हैं। ओके, तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं चैप्टर वाइज। दोस्तों आपको आज का होमवर्क मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको कल द प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। कल हम लोग प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड हमारा जो पार्ट चल रहा था सीरीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेरेट का इंडेक्स एनालिसिस, वो भी हम लोग करेंगे दोस्तों। आप लोगों में से अगर वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। वीडियो कैसी लगी गाइज कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पेंड कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका भी पीडीएफ में वहां पे अपलोड कर दूंगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे @legalraman.in पे जाके आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके, फिलहाल आप लोग एक चीज मुझे बता दीजिए कि आपके अभी तक कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, कौन कौन से नहीं हुए। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पेंड करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।